नमस्कार दोस्तों। मैं सनी पारचा पेश हूँ आप सबके सामने अपनी एक और सत्य कथा लेकर। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक्स, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ये कहानी मेरे पास जहाँ से आई उस व्यक्ति ने विशेष रूप से अपनी पहचान गुप्त रखने को कहा है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश कहानी के अंत में डालूंगा। ये कहानी दो शहरों राजस्थान और कानपुर के बीच घूमती है। इस कहानी में लंबी प्रतीक्षा है, प्रतिशोध है और यह प्रेम के नाम पर हुए छल की कथा है। गांव देहात में अपने बूढ़े बुजुर्गों से आपने शायद एक नाम सुना हो, जोखिनी। इसके विषय में आपको बता दूं, यह एक फीमेल नकारात्मक ऊर्जा होती है जो गर्भवती स्त्री के गर्भ से बच्चा चुरा लेती है। यह कथा भी उसी से संबंधित है। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व की यह घटना है जिसका इतिहास उससे भी पीछे जाता है। तो शुरू करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। घर के मेन गेट की डोरबेल बजती है। सुशील बड़बड़ाता हुआ गेट की ओर जाता है। अब कौन आ मरा? और दरवाजे पर पोस्टमैन को देखते ही उसके पांव कांपने लगे। अब जो होना था मानो वह सारे घटनाक्रम को पहले ही जान चुका था। पोस्टमैन उसे एक चिट्ठी देगा। लिफाफे पर उसके इसी कानपुर के घर का पता लिखा होगा। वह लिफाफे से चिट्ठी निकाल कर खोलेगा और उसमें से निकलेगा एक कोरा कागज। पिछली 3 मर्तबा की तरह। रात होगी, वह सोएगा। साथ में लेटी होगी उसकी 7 महीने की गर्भवती पत्नी। सुबह सारे घर में हाहाकार मच जाएगा और पता चलेगा इस बार भी उसकी पत्नी के गर्भ से बच्चा गायब हो गया है। लिफाफे पर लिखी इस लिखाई को वह पहचानता है, पर वो किसी से कुछ कह नहीं सकता। डर ने मानो उसके गले को पकड़ लिया है। हर बार की तरह उस चिट्ठी को उसने वहीं कूड़ेदान में डाल दिया और बिल्कुल गंभीर मुद्रा में घर के अंदर सोफे पर आ बैठा। माँ ने देखा उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। माँ ने पूछा, क्या हुआ? कौन था दरवाजे पर? उसने निराशा से कहा, कोई नहीं। लगभग 47-48 बरस की उम्र में सुशील पहुंच चुका था, लेकिन औलाद की खुशी उसे अब तक नहीं मिली थी। वह 27-28 बरस का रहा होगा जब उसका परिवार यहाँ कानपुर में आकर बसा और उसकी शादी हुई। जब भी उसकी पत्नी गर्भवती होती, वह घर वालों से छुपकर दरगाह और मंदिरों से धागे तावीज़ लाकर अपनी पत्नी को बांधता, पर सब बेकार, क्योंकि उसके घर वाले इन सब बातों को नहीं मानते थे। इसलिए वो ये सब छुप कर करता। पर अब कहीं ना कहीं एक शंका उसके घर वालों के मन में भी घर करने लगी थी। रात हुई। वह बेचैन सा कमरे में घूमता रहा। पत्नी बार बार उसे सोने को कहती, पर उसने ठान लिया था कि आज वह नहीं सोएगा। वह देखेगा कि आखिर ऐसा क्या घटित होता है कि उस चिट्ठी वाले दिन की अगली सुबह रात के दौरान उसकी पत्नी के गर्भ से बच्चा गायब हो जाता है। वह सारी रात करवटें बदलता रहा। दूसरी ओर करवट लेकर उसकी पत्नी गहरी नींद में सो चुकी थी। घड़ी के कांटों ने 12 बजाए, 1 बजाया, 2 बजाया और लगभग 3 बजे सुशील की अचानक आंखें लग गई। मानो एक झटके में उसे सम्मोहित कर किसी ने सुला दिया हो। सुबह उसकी आंख फिर घर के हाहाकार से खुली। सारा परिवार उसके कमरे में इकट्ठा था। उसकी पत्नी हल्के दर्द से करा रही थी। सारे घर में भगदड़ मची थी। छोटा भाई एम्बुलेंस को फ़ोन करता। माँ एक कोने में बैठी सिसक रही थी। छोटे भाई के बच्चे स्तब्ध से सब देख रहे थे। बाबूजी चिंता में थे। छोटे भाई की पत्नी उसकी बीवी का हाथ थामे सिरहाने बैठी थी। और इस सब के बीच सुशील ने देखा कि कल तक उसकी पत्नी का फूला हुआ पेट बिल्कुल सपाट हो गया है। हर बार की तरह इस बार भी बच्चा गायब हो गया था। यहां दूसरी ओर राजस्थान में दिल्ली से आया युवक किशोर अपनी एक और नौकरी खो बैठा है।
ऊपर से मकान खाली करने का मकान मालिक का दबाव। घर वालों को उसने नहीं बताया कि मैनेजर से लंबी और अच्छी खासी बहस की वजह से उसकी नौकरी चली गई है। अगर बताता तो यही सुनने को मिलता कि तू निकम्मा है, काम करने में तेरी नीयत ही नहीं है। कई बार परिवार कितना स्वार्थी हो जाता है। उन्हें अपने ही सदस्य के स्वाभिमान से ज़्यादा प्रिय हो जाती है नौकरी। सच तो यह था कि किशोर नौकरी करता था केवल अपने परिवार के गुजर बसर के लिए। उसे अपने ऊपर किसी का भी दबाव बर्दाश्त नहीं था जो उसे कठपुतली की तरह चलाए। संडे को आना है, कल ओवर टाइम करना है, फला फाइल मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए। कई त्योहारों पर वह घर भी नहीं जा पाता था ताकि उसका परिवार उन त्योहारों को मना सके। कुछ रुपयों के बदले उसने अपना अल्हड़पन, अपनी फाका मस्ती, अपनी आज़ादी, सारे तीज त्योहार सबका सौदा कर लिया था। वह अभी अविवाहित था। माँ बाप के अलावा उसके परिवार में एक बहन थी जिसकी शादी हो गई थी। एक बहन अभी कॉलेज में थी और सबसे छोटा भाई 12वीं की परीक्षा दे रहा था। किशोर के लिए एक अच्छी लड़की की खोज जारी थी। रहस्यों के प्रति किशोर का विशेष आकर्षण था। उजड़े खंडहर, भूथा किले उसे बहुत आकर्षित करते थे। डर भी लगता था, पर उसके रोमांच के आगे यह डर बहुत छोटा था। वह बचपन से चाहता था कि काम वो करेगा जो सबसे हटकर हो, जिसमें रहस्य हो, रोमांच हो, फिर चाहे उसे कोई तांत्रिक बन शमशान में ही क्यों ना बैठना पड़े। पर जीवन की निर्ममता और किस्मत की ठोकरों के आगे वह रास्ते में पड़ा एक रोड़ा भर था। जिसे ठोकरें मारती उसकी किस्मत उसे उसके शहर से दूर ले आई थी और दर दर और ऑफिस ऑफिस के धक्के खिला रही थी। पिछले 2 साल में यह उसकी तीसरी नौकरी थी जिसका दबाव वह सह नहीं पाया और अंततः वह नौकरी या तो हाथ से निकल गई या उसने खुद छोड़ दी। कुछ सेविंग्स थी जिसमें से हर महीने परिवार को पैसा भेज देता और मकान का किराया दे देता। अब मकान मालिक उससे किराया बढ़ाने की डिमांड कर रहा था, पर इतनी छोटी जगह के लिए किराया बढ़ाकर देना उसे गवारा न था। तो उसने किसी सस्ते इलाके में जाकर कोई किफ़ायती मकान ढूंढना शुरू किया। उसके एक सहकर्मी ने राजस्थान की एक जगह का नाम लिया और कहा कि वो वहाँ मकान तलाश करे। वो एक कच्ची कॉलोनी है, वहाँ इतने बरस बाद भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुई है। वहाँ उसे अच्छी खासी जगह किफ़ायती दामों पर मिल जाएगी। कुछ हफ्तों की जद्दोजहद के बाद किशोर को एक मकान मिल गया जो 2 मंजिला था और ये दोनों ही मंजिल सस्ते दामों पर उसे मिल गई थी। पर यह जगह बहुत अजीब थी। टूटी फूटी कच्ची सड़कें, कई कई फासले पर एक आध स्ट्रीट लाइट और दूर तक पांव पसारे सन्नाटा। उसके अगल बगल एक आध मकान थे पर उनमें कोई नहीं रहता था। बीच से 30-35 फीट लंबी टूटी सड़क गुजरती थी और सड़क के उस पार ये 5-6 मकान जो जाने कब से खाली पड़े थे। समझ लीजिए कि एक छोटे से वीरान मोहल्ले में उसे अकेले रहना था। डर उसमें था नहीं, एकांत प्रिय होने के साथ साथ रोमांच प्रिय भी तो था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि खत्म होती सेविंग्स के चलते ये मकान उसके लिए बिल्कुल फिट बैठता था। जो घर उसे मिला था उसे उसके मकान मालिक ने बहुत व्यवस्थित करके रखा था। अंदर और बाहर से मकान अच्छी खासी हालत में था। तीज त्योहारों पर मकान मालिक यहाँ पूजा हवन कराता रहता था। दिवाली पर दीप दिए भी जलाने आता था। शायद पीजी के लिए ही वह इस घर को संजोए हुए था। किशोर इस मकान में शिफ्ट हो गया। ऊपर की मंजिल बड़ी हवादार थी। बड़ा सा कमरा था, अटैच बाथरूम, चौड़ी बालकनी और वहाँ लगा बड़ा सा शीशे का स्लाइड वाला गेट जहाँ सुंदर पर्दे भी लगे थे। किशोर ने कमरे में आते ही पर्दा खोल दिया। सामने थे वे 4 मकान जो जाने कब से खंडहर पड़े थे। इन मकानों के बीच एक बहुत नीचा मकान था जो बैल्कनी से ठीक उसके मकान के सेंटर में दिखाई देता था। यह एक मंजिला मकान था। मकान के बाहर आंगन छोड़ा गया था
और उसका कुछ हिस्सा गार्डन बनाने के उद्देश्य से कच्चा रखा गया था, जिसमें लंबी लंबी जंगली घास और बरसाती वनस्पति उगाई थी। शेष हिस्से में पुराने ज़माने का बड़े दाने वाला मार्बल बिछा हुआ था, जहाँ ढेरों सूखे पत्ते और कटकर गिरी हुई मांझे में उलझी सूखी बदरंग लंबे सरकंडों वाली जर्जर कटी पतंगे पड़ी थीं। पूरा आंगन गमलों से भरा था। कुछ गमले लुढ़क कर गिर गए थे, जिनमें जंगली पौधे पनप आए थे, और इसी गिरने की दिशा में वो बढ़ रहे थे। कुछ गमलों में लगे पेड़ थे जो घर की मुंडेरों से ऊपर तक बढ़ाए थे। फिर मकान का वह हिस्सा था जिसमें यहाँ रहने वाला परिवार रहता होगा, जहाँ सिर्फ एक दरवाज़ा था। एक दरवाज़ा शायद चोरों ने तोड़ दिया होगा। अंदर रखा कुछ सामान भी दरवाजे के पास देखा जा सकता था। लंबी चौड़ी छत थी। छत पर कुछ प्लास्टिक की बाल्टियां, बर्तन और टंकी पड़ी हुई थी। सामने की ओर एक टूटी हुई जंग लगी रेलिंग थी। छत के ऊपर भी बजरी सीमेंट तोड़ जंगली घास उगाई थी। मकान की मैली दीवारों पर हरी हरी काई जम चुकी थी। टाइलें, प्लास्टर सब उखड़ चुका था। ईंटें झांकने लगी थी। मुख्य द्वार के नाम पर 2 पाटों वाला छोटा सा गेट था, जिस पर मोटा ताला था, जो उस समय यहां रह रहे पड़ोसी द्वारा लगाया गया था। इस गेट के बाहर खड़े होकर अच्छी तरह भीतर के हिस्से को देखा जा सकता था। ऐसा लगता था मानो यहां रहने वाला जस की तस हालत में रातों रात मकान छोड़कर भागा हो। खैर, किशोर को यहां रहते हफ्ता भर बीत गया था। अखबार वाला अखबार देने आता, जिसमें वह घंटों अपने लिए नौकरियां तलाश करता। कुछ परिचितों को भी उसने नौकरी के लिए जुबानी बोल रखा था। समय बीत रहा था। किशोर को यहां रहते लगभग 20 दिन हो गए थे। फिर एक रात लगभग 1:30 बजे जब वह टीवी देखकर ऊब गया, तो करवट लेकर लेट गया। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। अचानक पंखा बंद हो गया। जब कुछ गर्मी का एहसास हुआ तो उसकी आंख खुली। कमरे में घुप अंधेरा था। बत्ती जा चुकी थी। उसने उठकर स्लाइड वाले शीशे लगे बालकनी के गेट पर लगे पर्दे हटाए और गेट खोला। देखा, चांद की रोशनी उसकी बालकनी से लेकर दूर सन्नाटों तक पसरी पड़ी है। उसने सिगरेट जलाई और नौकरी की चिंता पर सोचता उसी मकान को देर तक निहारता रहा। अचानक उसने देखा कि उस मकान के छत के गेट के अंधेरे से सीढ़ियां चढ़ते हुए एक औरत छत पर आकर छत के बीचों बीच खड़ी हो गई। डर के मारे एक सिरन किशोर के पैरों से चढ़ती कनपटियों तक आ गई। उसने डर के मारे सिगरेट बुझा दी, क्योंकि अंधेरी रात में एक छोटी सी चिंगारी दूर तक देखी जा सकती है, और वह नहीं चाहता था कि इस औरत की नज़र उस पर पड़े। जाने वो कौन है, इस बंद मकान में कैसे घुस आई, क्या कर रही है, भूत है, चुड़ैल है, पागल है। इतने अंधेरे और दूरी के बावजूद वह उसकी सफ़ेद दूधियां आंखें देख पा रहा था, जिनमें पुतली नहीं है। वह उसका सफ़ेद लिबास देख पा रहा था, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि वो सफ़ेद जीन्स टॉप है या सफ़ेद साड़ी या फिर कोई सफ़ेद सूट। वो बस इतना जानता था कि यह जो भी है, उसने कुछ सफ़ेद रंग का धारण किया हुआ है। यूं तो सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, पर कई बार इस सफ़ेद रंग में लिपटी होती हैं बेचैन रूहें, उनकी पीड़ाएं और तकलीफ़ें। लंबे खुले काले बाल थे और वो अपने फूले हुए पेट पर दोनों हाथ फेर रही थी। फिर उसने नज़र उठाई चांद की ओर और फिर देखने लगी अपना फूला हुआ पेट। किशोर के पांव मानो फर्श ने पकड़ लिए थे। भय से वह कांप रहा था। तभी उसने देखा बहुत छोटे छोटे बच्चों की उसके पीछे चलती एक लाइन, जिसने उस औरत को आकर घेर लिया। ये बच्चे थे पूरे नंगे और इतने छोटे जैसे बिल्कुल अभी पैदा हुए हों, और कमाल की बात यह थी कि वो अपने पैरों पर चल रहे थे। इन बच्चों के शरीर ऐसे लाल थे जैसे किसी ने खून से सने हाथों से उन्हें मसला हो और वो खून अब सूख चुका हो।
उस औरत के साथ वो सब छत के एक छोर से दूसरे छोर तक अपने थके कदमों से टहलने लगे। कभी वो गोल घूमते, कभी बैठ जाते। उन बच्चों की खिलखिलाहट और उस औरत की खामोशी किशोर को साफ सुनाई दे रही थी। अचानक बत्ती आ गई। किशोर का कमरा रोशनी से भर गया। इसके साथ ही वो औरत और छत पर खेलते वो नवजात बच्चे अचानक रुक गए और सबने अचानक देखा किशोर के कमरे से आती रोशनी की ओर। किशोर ने जैसे ही देखा कि उन सब की दृष्टि अचानक उसके घर की ओर मुड़ गई है, मारे भय के किशोर वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब गोरैया चिचियाने लगी, सूर्य का प्रकाश दिशाओं में फैलने लगा, तब किशोर की आंख खुली और उसने पाया कि वह बेसुध बैल्कनी के गेट के पास पड़ा था। रात की घटना से अभी उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, पर रोमांच उसके अंदर भरा था। आखिर कौन है ये बच्चे? कौन है यह गर्भवती औरत? क्या है इनका इतिहास? ये सवाल उत्सुकता से उसके अंदर बिजली से कौंधने लगे। उस दिन से रात के समय किशोर ने बैल्कनी के कांच के दरवाजे पर लगा पर्दा हटाना लगभग बंद कर दिया। रात को डर से उसे नींद नहीं आती थी। तब वह सोने के लिए रात को खूब शराब पीता और धुत होकर सो जाता। जिस दिन वह शराब नहीं पीता या सो नहीं पाता, उस दिन रात 2 बजे के करीब उसी मकान की उसी छत से उसे मध्यम मध्यम बच्चों के शोर का कोलाहल सुनाई देता, जैसे वो खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पर पर्दा हटाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। पर इस रहस्य को जानने की इच्छा दिन ब दिन बलवती हो रही थी। उसके मकान से कोई 500-600 मीटर की दूरी पर एक मकान था और लगभग यहीं से इस इलाके की आबादी शुरू होती थी। उस मकान में एक भरा पूरा परिवार रहता था, जिसमें एक बुजुर्ग भी थे, जो अक्सर किशोर के घर के आगे से सुबह वॉक पर जाते थे। उनसे कुछ दिन की दुआ सलाम के बाद एक दिन किशोर ने उन्हें पूरी घटना बताई और इस बारे में पूछा। तब बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा, क्या? इसका मतलब वो अब तक गई नहीं? बुजुर्ग की आंखें फटी रह गईं। तब किशोर ने आश्चर्य से पूछा, कौन अंकल? तब बुजुर्ग ने कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर अब जब तुम सब देख चुके हो तो तुम्हें बता दूं कि मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, पर जिसे तुमने देखा है वो एक 20 साल की गर्भवती लड़की की आत्मा है। तुमने देखा भी होगा कि वहाँ के सारे मकान खंडर पड़े हैं। उन घरों के मालिक अपने घरों को छोड़कर कब के जा चुके हैं, क्योंकि उस लड़की की मौत के बाद उन सब ने उस लड़की को रात में उस मकान की छत पर टहलते देखा था। उसके इर्द गिर्द कई नवजात शिशुओं को शोरगुल करते सुना था। उन अगल बगल के घर की सभी गर्भवती स्त्रियों के गर्भ को 6वां-7वां महीना लगते ही वो चुरा लेती थी। मैंने सुना है कि वो एक कुंवारी मां बनने वाली थी, तब उसने 7वें महीने में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर किशोर मारे भय के मानो पत्थर का हो गया था। तभी बुजुर्ग ने कहा, वैसे तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं, फिर भी एहतियातन तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओ तो अच्छा है। पर किशोर जाए भी तो कहाँ? सेविंग्स खत्म हो रही है, नौकरी है नहीं। इस दुनिया में बहुत लोग खतरों में सिर्फ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि उनकी जेबें जवाब दे चुकी हैं। उनकी किस्मत रूठ गई है और सिवाय ये सब सहकर मन मार के जीने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। खैर, दिन ब दिन बीतते गए और किशोर नई नौकरी और नए मकान की तलाश में लगा रहा, पर न नौकरी मिल रही थी और न मकान। फिर एक रोज़ जब किशोर किराने की दुकान से कुछ सामान लेकर घर की ओर आ रहा था, उसने देखा कि एक शख्स उसी मकान के बाहर एक हाथ पीठ पर रखे और दूसरा हाथ माथे पर रखे खड़ा है, जैसे उसे बहुत पछतावा हो। किशोर को ये सब कुछ अजीब लगा। किशोर धीरे से उस आदमी की ओर बढ़ा और बोला, क्या हुआ भाई साहब? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तब वह आदमी आश्चर्य से बोला, यार, ये मकान तो बिल्कुल खंडर हो गया। इसमें तो कुंदन साहब रहते थे, कहाँ गए वो?
तब किशोर ने कहा, कितने बरस पहले रहते होंगे? तब वह व्यक्ति बोला, यही कोई 20-22 बरस पहले। फिर किशोर बोला, जी मैं तो हाल ही में यहाँ आया हूँ। यहाँ से कुछ मीटर दूर एक घर है, वहाँ एक बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ लगभग 10-15 साल से रहते हैं। शायद वो आपको बता पाएँ। वैसे आपको उनसे क्या काम है? तब वह व्यक्ति बोला, अब क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़रूरी छोटा सा काम था यार। सोचा था काम हो जाता तो आज शाम की गाड़ी से वापस लौट जाता। किशोर ने कहा, ठीक है, आसपास के इलाकों में पता कर लेते हैं, शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जानता हो कि कुंदन साहब आजकल कहाँ रहते हैं। यह व्यक्ति बहुत परेशान सा नजर आ रहा था। उलझन उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शायद कोई उसकी मोटी रकम मारकर फरार हो गया है। सर पर काले बालों के बीच ढेर से सफ़ेद बाल उगने लगे थे जो कलमों तक आ गए थे। अस्त व्यस्त वेशभूषा और थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। किशोर ने कहा, शाम ढल रही है, इस सुनसान मोहल्ले में आप कहाँ भटकेंगे? यहाँ रुकना ठीक नहीं, मेरे घर चलिए, चाय पानी पीजिए, फिर बैठकर सोच लीजिएगा कि क्या करना है। अपने घर उस व्यक्ति को लाकर किशोर ने गर्मा गर्म चाय और बटर ब्रेड खिलाया। उन्होंने फैसला किया कि वो उसी बुजुर्ग आदमी के पास जाएंगे जिसने किशोर को उस मकान के बारे में बताया था। शायद वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हों जो यहाँ बहुत पहले से रह रहे हों और कुंदन साहब के बारे में भी जानते हों। पर उस मकान और उस डरावनी घटना के बारे में किशोर ने अब तक उस व्यक्ति को नहीं बताया था कि कहीं वो डर ना जाए। उस व्यक्ति ने अपना नाम गोविंद बताया और कहा कि वो दिल्ली से आया है और उसे कुंदन साहब से कुछ ज़रूरी काम है। पर काम क्या था ये उसने नहीं बताया। शाम के कोई 5 बजे होंगे, दोनों व्यक्ति बुजुर्ग के घर की ओर निकल गए। तब उन बुजुर्ग ने बताया कि यहाँ से कुछ दूर 3-4 गलियाँ छोड़कर एक बुजुर्ग रहते हैं जो इस इलाके के सबसे पुराने आदमी हैं। आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई है, किसी को ठीक से पहचान नहीं पाते। उनका नाम गिरधारी लाल है, उनसे जाकर मिलो। चप्पलें घिसते आधे पौने घंटे की मशक्कत के बाद गिरधारी लाल जी का मकान मिला। तब किशोर ने गिरधारी लाल जी को बताया कि गोविंद नाम के इस व्यक्ति को कुंदन साहब से कुछ ज़रूरी काम है, बहुत दूर से आए हैं। तब गिरधारी लाल जी, जो कहने को तो बहुत बूढ़े और लगभग अंधे हो गए थे, पर उनकी आवाज़ आज भी कड़क थी। उन्होंने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, हे भगवान, लगभग 20 बरस बाद आज उस घर के किसी आदमी को कोई ढूंढने आया है। माफ़ करना, मैं क्या, इस पूरे इलाके में कोई नहीं जानता कि वो लोग कहाँ गए। बस अपने पीछे 20 बरस की अपनी लड़की को पीछे छोड़कर भाग गए थे रातों रात। किशोर और वह व्यक्ति दोनों आश्चर्यचकित थे। आखिर क्यों और कैसे, ये सारे प्रश्न उन्हें व्याकुल करने लगे थे। किशोर ने पूछा, लेकिन क्यों अंकल, हमें बताइए, ऐसा क्यों? तब गिरधारी लाल जी ने कहानी शुरू की। उसी मोहल्ले से जिसमें आज किशोर बिल्कुल अकेला रहता है। उसी टूटी सड़क पर बच्चे खेल रहे हैं। शाम का सुहाना समय है। घरों में कुकर की सीटियों का शोर है। रात के खाने की तैयारी चल रही है। कोई औरत गली में बैठी चावल छांट रही है, कोई छत से सूखे कपड़े उतार रही है। इसी बीच साइकिल की घंटी का शोर सड़क पर गूंज रहा है, जिसका करियर पकड़कर एक नौजवान लड़का दौड़ रहा है, सिखा रहा है साइकिल कामना को। कामना की खिलखिलाहट गूंज रही है पूरी सड़क पर। यही कोई 16-17 बरस की रही होगी उसकी उम्र। युवा लड़का चिल्लाया, अरे कामना, धीरे, ध्यान से मोड़ो। और सड़क के मोड़ पर वह टकरा गई काम से लौटते अपने ही पिता कुंदन से। कुंदन से मुस्कुराते हुए प्यार से कुंदन ने मुस्कुराते हुए प्यार से कामना के सर पर टपली मारी और प्रेम से कहा, सीख गई मेरी गुड़िया साइकिल। तभी साइकिल के पीछे दौड़ता उनका 8 बरस का बेटा भी आ पहुंचा और लिपट गया बाबूजी के झोले से। क्या लाए बाबूजी? कुंदन बाबू बोले, चलो अब घर चलो, रात हो रही है, वहीं दिखाऊंगा क्या लाया हूं।
एक हंसती खेलती दुनिया थी कुंदन साहब की। एक पत्नी, दो बच्चे, कामना और बंटी। कामना 11वीं में थी और पड़ोस में रहने वाले उसी लड़के के पास ट्यूशन भी पढ़ती थी जो इसे साइकिल चलाना सिखा रहा था। कामना उसके घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी और वह भी कामना के घर खूब आता जाता था। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उम्र में एक बड़ा अंतर होने के बाद भी वह कामना से अच्छी तरह घुल मिल गया था। यह घुलना मिलना कब प्रेम में परिवर्तित हो गया, किसी को पता नहीं चला। वह अकेले में कामना से दोहरे अर्थ वाली बातें करता, पर उसकी कच्ची उम्र कभी उसकी इन बातों का सही अर्थ नहीं समझ सकी। सच तो यह था कि कामना उससे प्रेम करती थी, पर उसके मन में केवल वासना का कीचड़ भरा था। जब कामना 12वीं कक्षा के अंतिम चरण में थी, तब वह लड़का और उसका परिवार इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले गए, क्योंकि यहां पर वो किराए के मकान में रहते थे और अब उन्होंने अपना खुद का मकान ले लिया था। उसके चले जाने से कामना बहुत उदास थी, पर वो उसे झूठे आश्वासन देता कि वो यहां आता रहेगा और एक दिन उसी से विवाह करेगा। नादान, भोली सी, कच्ची उम्र वाली कामना उसके इस दिलासे में आ जाती। खैर, टेम्पो में सामान लादकर एक दिन उसका परिवार इन गलियों को छोड़कर चला गया। आंख में आंसू लिए छत पर खड़ी कामना धूल उड़ाकर जाते सामान से लदे टेम्पो को दूर तक देखती रही। कुछ दिन दोनों के बीच पत्र व्यवहार होता रहा। डाकिया आता रहा, जाता रहा। कामना ने चिट्ठी लिखकर उसे सब बताया, पर जब से बताया उस दिन से उसकी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। कुछ दिन बाद कामना की तबीयत ढीली रहने लगी। कभी उसे चक्कर आता, कभी घबराहट होती। घर वाले उसे साधारण दवाइयाँ दे देते और वो कुछ देर के लिए ठीक हो जाती। पर जब ये सिलसिला नहीं रुका तो कुंदन साहब की पत्नी ने कामना का चेकअप कराया और तब पता चला कि कामना गर्भ से है। और न सिर्फ गर्भ से है, लगभग 4.5 महीने का गर्भ हो गया है। गर्भपात कराना यानी उसकी जान जोखिम में डालना है। कुंदन साहब और उनकी पत्नी के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। किसी भी माँ बाप के लिए यह स्थिति एक नर्क के समान है। कुंदन साहब रोज शराब पीकर आते और अपनी चमड़े की बेल्ट से कामना को खूब पीटते। कामना की माँ भी अपनी मौन स्कृति के साथ सब चुपचाप देखती। जीवन का वह मोड़ जहां उनको वास्तव में स्वयं को अभिभावक सिद्ध करना था, वहां वो बन गए थे जल्लाद। उसकी माँ उसके बाल खींचती, उसका जबड़ा भींच भींच कर पूछती, बता किसका पाप लिए घूम रही है डायन। घर में फैली इस हिंसा को उनका छोटा सा बेटा बंटी सब घटनाक्रम से अनजान, सहमा सा चुपचाप सब देखता और मन ही मन सोचता कि आखिर मम्मी पापा दीदी के लिए इतने बुरे क्यों बन गए हैं अचानक। न वो कामना को खाने को देते, न उसकी तबीयत पर ध्यान देते। वो बेसुध कमरे में बिना नहाए धोए पड़ी रहती और घर वाले मन ही मन ये कामना करते कि शायद कामना मर जाए तो अच्छा है। माँ बाप को अंदाजा तो था कि ये किसका पाप है, पर बिना पुष्टि के किसी पर उंगली कैसे उठा दें। और कामना कामना उस लड़के के प्रेम में पागल, उसने कभी अपने मुंह से उस लड़के का नाम नहीं लिया कि कहीं उसके पिता उस लड़के को कुछ कर न दें। पर आखिर कब तक वो अपनी बेटी से मुंह फेरे रहते? कब तक दबा रख सकेंगे वो घर की चार दीवारी में कैद इस रहस्य को? दिन ब दिन बेटी का फूलता पेट एक दिन नगर भर में सारे राज स्वयं ही खोल देगा। कामना का पेट दिन ब दिन बढ़ने लगा था। क्या किया जाए? क्या बेटी की हत्या कर दी जाए? पर क्या इससे वो रहस्य और उजागर नहीं हो जाएगा जिसे छिपाने के लिए इतनी जद्दोजहद की जा रही है? पर अब और समय नहीं दिया जा सकता, कुछ तो करना होगा, वरना कुछ दिन में थू थू करेगा सारा नगर। मुश्किल हो जाएगा घर से निकलना। और एक दिन उस परिवार ने फैसला कर लिया। गुपचुप तरीके से जरूरी सामान और कागजात लिए गए। कपड़ों के बैग पैक हुए। रात 12 बजे की गाड़ी के टिकट बुक कराए गए, लेकिन कोई नहीं जानता कहाँ की। कामना को नींद की दवाई दी गई और जो वह गहरी नींद सो गई,
रात के अंधेरे में कुंदन साहब और उनकी पत्नी बंटी को लेकर घर को जैसे का तैसा खुला छोड़कर शहर छोड़ चले गए। सुबह बावली सी कामना एक एक कमरे में मम्मी पापा को, बंटी को पुकारती हुई घर छानती फिरती रही। एक हाथ पेट पर रखे घर घर दरवाजे पीटती, हर पड़ोसी से पूछती, आंटी मम्मी आई हैं क्या? बेबसी और दर्द उसके चेहरे पर नाच रहे थे। कच्ची उम्र की उन मासूम सी आंखों में गहरा दर्द और गर्म आंसू थे। सारा मोहल्ला छान कर अपने ही घर के मेन गेट पर बैठी कामना बेबसी से रो रही थी। सारा सारा दिन भूखी प्यासी कामना अंदर घर में पड़ी रहती। दिन ब दिन बीतते गए, उसका पेट फूलता गया। न घर में कोई पैसा, न खाने को कुछ। इस बदनाम लड़की को पड़ोसी ने भी दरकिनार कर दिया। शाम होते ही घर घर से कुकर की सीटियों की आवाज़ आती और कुंदन साहब के घर से सिसकियों की। बिजली का बिल ना भरने की वजह से कामना के घर की बत्ती काट दी गई। भरी गर्मी में जब सारा मोहल्ला आधी रात गए अपने अपने घरों में कूलर पंखे चलाकर सोता, गर्मी से तड़पती कामना अपना फूला हुआ पेट दोनों हाथों से थामे मेन गेट पर आ बैठती, एक भटकती आत्मा की तरह। सच तो यह है कि जीते जी ही उसे एक भूत बना दिया गया था, जिसे सबने बिसरा दिया था। बस उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। फिर भी वो लगातार लिखती रही थी चिट्ठियां, पर उसने कभी उन चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया। कामना अब उस लड़के के लिए एक आफत थी। पर अब कामना में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि चिट्ठियां पोस्ट करने 1.5 किलोमीटर दूर पैदल जा सके। वह गौर से देखती एक कोने में खड़ी उसकी साइकिल, जिसका करियर पकड़कर कभी वो लड़का उसके पीछे दौड़ा करता था, जो आज उसके पुकारने पर भी लौट कर नहीं आता। सिर्फ एक गिरधारी लाल जी थे जिन्हें कामना पर बहुत तरस आता था, और सिर्फ उनकी बहू थी जिसकी डिलीवरी सकुशल कामना की मौत के बाद सही सलामत उस मोहल्ले में हुई थी। बाकी पड़ोस की औरतें तो कामना को देखते ही जमीन पर थूकने लगती थी, और पड़ोस के सब लोग उसे अब पगली कहने लगे थे। गिरधारी लाल जी ने एक किराने वाले को बोल रखा था कि कामना जो कुछ लेने आए उसे दे दिया करे। जो हिसाब होता उनकी पेंशन आने पर वो उसका हिसाब कर देते। उन्होंने एक योजना भी बना ली थी कि कामना की डिलीवरी कैसे और कहाँ करवानी है, पर उनकी इस दयालुता को देख मोहल्ले वाले दबी आवाज़ में गंदे आरोप लगाने लगे थे कि कहीं ये बच्चा गिरधारी लाल का तो नहीं। बेचारी कामना दोनों हाथों से पेट थामे किराने की दुकान तक जाती, अपने लिए बिस्किट ब्रेड जैसा रेडीमेड सामान लाती, क्योंकि घर में पकाने के लिए सिलेंडर की आवश्यकता थी, जिसे ख़त्म हुए महीनों बीत गए थे। फिर एक दिन घर के आगे से गुजरते हुए गिरधारी लाल जी को उसने आवाज़ देकर रोका और कहा, काका मेरा एक आखिरी काम कर दोगे? गिरधारी लाल जी बोले, बता बेटी। उसने एक लिफाफा उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, काका मेरा ये लेटर पोस्ट कर देना। गिरधारी लाल जी ने लिफाफा पकड़ लिया। दोनों हाथ पेट पर रखे कराहते हुए वह वापस अपने घर के अंदर चली गई। गिरधारी लाल जी ने बताया कि कुछ आगे चलकर उन्होंने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा था, और उस दिन उन्हें पता चला कि इस होने वाले बच्चे का बाप कौन है। उस चिट्ठी में लिखा था, सुनो ये मेरी आखिरी चिट्ठी है, तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता है, अब तो लौटाओ, संभाल लो मुझे, अपना वादा निभाओ और अपना लो मुझे। तुम्हारा बच्चा अपने पापा का इंतज़ार कर रहा है। मम्मी पापा ने बहुत दबाव डाला, पर तुम्हारा नाम नहीं लिया मैंने। सब बदनामी अपने ऊपर ले ली है। घर की बत्ती कट गई है। महीनों से भटकते भूत की तरह गर्मी और अंधेरे में पड़ी रहती हूँ। चौमासे आ गए हैं, मच्छर काटते हैं। मोमबत्ती भी गिरधारी काका की मेहरबानी से मिल जाती है। मोमबत्ती ले आती हूँ तो भूल जाती हूँ कि माचिस खत्म हो गई है। फिर ये भारी पेट लिए किराने की दुकान पर माचिस लेने जाना पड़ता है, और यकीन मानो ये छोटा सा सफ़र इस हालत में मीलों का लगता है। चूल्हे पर पका खाना खाए अरसा बीत गया है। ब्रेड बिस्किट खाते खाते मुंह सूख गया है। माँ कितना प्यार करती थी मुझसे, बहुत याद आती है उनकी। क्या बिल्कुल याद नहीं आती तुम्हें और माँ को मेरी?
जिसे प्रेम हो अगर उससे गलती हो जाए तो उसे संभालने के बजाय यूं ही छोड़कर चले जाते हैं क्या? बंटी, मेरा प्यारा भाई, जाने कहाँ होगा। कितना नटखट था वो, कितना सताता था मुझे। उसकी शरारतों की यादें आज भी मेरा दिल चीर देती हैं। कौन राखी बांधेगा उसे? पापा बहुत नाराज हैं मुझसे, सही भी है। तुमसे प्रेम एक तरफ है, पर उनका भरोसा तो तोड़ा ही है मैंने। अच्छा किया उन्होंने मुझे मेरे विश्वासघात की सजा देकर। तुम एक बार लौट आओ ना, एक बार चेहरा दिखा दो। ये मेरी आखिरी चिट्ठी समझना। तुम्हारे मन में जो भी है इस अंतिम चिट्ठी के जवाब में ज़रूर लिखना। तुम्हारे इंतज़ार में, कामना। किशोर ने उत्सुकता से पूछा, फिर उस चिट्ठी का जवाब आया क्या अंकल? गिरधारी लाल जी बोले, शायद आया था। इस चिट्ठी के कुछ दिन बाद मैंने डाकिये को उसे एक चिट्ठी देते देखा था, और उस दिन के बाद कामना कई दिन तक बाहर आती जाती नहीं दिखाई दी। घनघोर गर्मी से त्रस्त सारा मोहल्ला बत्ती जाने पर जब बाहर सड़क पर और छतों पर बैठ जाता था, तब भी कामना के तब भी कामना घर के अंदर ही रहती, वो भी खूब अंधेरे में। और कमाल की बात यह थी कि कई दिन से वो किराने की दुकान पर खाने पीने की चीज़ें और मोमबत्तियां लेने भी नहीं आई। जब मुझे शक हुआ तो मैंने मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया और हम उसके घर में घुसे। एक दीवार से लगी नीली पड़ चुकी कामना की लाश पड़ी थी। होंठ काले पड़ गए थे, मुंह खुला था जिसमें ढेरों मक्खियां घुसी पड़ी थीं। उसे उम्मीद थी कि वो लौट आएगा, वो नहीं तो शायद मम्मी पापा आ जाएंगे, उसे संभाल लेंगे। इसी इंतज़ार में उसकी आंखें अब भी खुली पड़ी थीं। मैंने ही उसकी आखिरी उम्मीद को बुझाया था, उसकी खुली पलकों को अपने हाथों से बंद किया था। उसके दोनों हाथ अब भी उसके पेट पर थे। फिर कुछ दिन बाद हुआ भय का तांडव। उसकी मौत के कुछ दिन बाद वो मोहल्ले वालों को छत पर भटकती दिखाई देने लगी। उस घर से सुनाई पड़ने लगी छोटे बच्चों की खिलखिलाहट। पड़ोस की औरतों के छठा सातवां महीना लगते ही गर्भ गायब होने लगे, और एक एक कर सारे मोहल्ले वाले अपना अपना घर छोड़कर भाग गए। ये सब कहते सुनते किशोर और गिरधारी लाल जी की आंखें नम हो गई थीं, पर गोविंद सिर्फ डर से कांप रहा था। कुल मिलाकर उन्हें कुंदन साहब का पता नहीं मिल सका। काफ़ी रात हो चुकी थी। कुंदन ने गोविंद को कल सुबह जाने का मशवरा दिया। कहानी सुनकर किशोर डरा हुआ भी था, और अगर गोविंद उसके साथ ही आज रुक जाए तो वो चैन से सो सकेगा। फिर नहीं रात को वो गोविंद को भेज भी कैसे दे। वो वैसे ही परेशान है, परदेसी आदमी है, बीवी बच्चे पीछे छोड़कर आया था। इस नई जगह उसके साथ कोई अनहोनी हो गई तो। किशोर और गिरधारी लाल जी के बहुत समझाने पर गोविंद किशोर के पास ही रहने को तैयार हो गया। दोनों घर पहुंचे, काफ़ी देर हो गई थी, तो किशोर ने जल्दी से दाल चावल पकाए। खा पीकर कुछ देर दोनों ने इधर उधर की बात की। बातें करते करते, क्योंकि आज किशोर अकेला नहीं था, तो गहरी नींद निश्चित होकर सो गया। गोविंद बेचैन था, डर उसे सोने नहीं दे रहा था, और जिस काम के लिए वह आया था वो भी नहीं हो सका। रात के लगभग 2 बजे बत्ती गुल हो गई। गोविंद को गर्मी लग रही थी और किशोर गहरी नींद में धुत सो रहा था। गोविंद उठा, उसने बालकनी का स्लाइड वाला गेट खोला और वहाँ खड़ा बीड़ी जलाकर पीने लगा। ठंडी हवा के झोंकों से उसे बहुत राहत मिल रही थी। वह घूरने लगा कुंदन साहब के मकान की ओर, और फिर शुरू हुआ गहरी प्यासी रात का वही डरावना खेल जिसका साक्षी किशोर था। गोविंद ने देखा उस मकान की छत की सीढ़ियों से ऊपर आती एक औरत की भयावह आकृति।
चांद की रोशनी में दूर से ही चमकती उसकी दूधी आंखें जिनमें पुतली नहीं है। उसने देखा उसका फूला पेट जिस पर वो दोनों हाथ फेर रही है। छत के बीचों बीच आकर वह खड़ी हो गई और सर उठाकर घूरने लगी चांद को। फिर उसके पीछे आई 7-8 बिल्कुल नवजात शिशुओं की कोलाहल करती लाइन। गोविंद मानो जम गया। ये सब क्या हो रहा है उसकी आंखों के आगे। सुलगती बीड़ी की आंच उसकी उंगलियों तक पहुंचने वाली थी, पर इसका उसे कोई होश नहीं रहा। अभी अभी जो कहानी वो सुनकर आया था, अब उसका साक्षी वह बनने जा रहा था। वो औरत छत के एक छोर से दूसरे छोर तक बाल खोले धीरे धीरे टहल रही थी, और उसके पीछे हंसते खिलखिलाते चल रहे थे वो लाल लाल बदन वाले नवजात शिशु, जिन्हें शायद उसने दूसरी औरतों के गर्भ से चुरा चुरा कर इकट्ठा किया था। चांद की रोशनी में नई सूरत की परछाई बन रही थी, नई नवजात बच्चों की। एक सिहरन गोविंद के कान से कनपटियों तक चढ़ रही थी। वह चीखना चाहता है, यहां से भाग जाना चाहता है, पर उसकी आवाज जम गई है, पांव फर्श ने जकड़ लिए हैं। वो सब अचानक रुक गए छत के बीचों बीच। गोविंद की सुलगती बीड़ी की चिंगारी पहुंच गई उसकी उंगली तक। झटके से उसने बीड़ी को फेंका। गिरती हुई बीड़ी टकराई रेलिंग से और बिखर गई चिंगारियां। और इस रोशनी ने उन सब का ध्यान सीधा खींच लिया गोविंद की ओर। उन सब की गर्दनें अंधेरे में मुड़ गई गोविंद की ओर। वो औरत और वो सब बच्चे एकटक घूर रहे थे उस तरफ जहां गोविंद खड़ा था। वो कुछ खुसफुसाने लगे और उनकी सरगोशियां गोविंद को महसूस हो रही थीं। मारे डर के गोविंद हटा 2 कदम पीछे। अचानक वो सब गायब हो गए। गोविंद ने ली एक राहत की सांस, पर वो भी घूर रहा था उस दिशा में। और ठीक अगले ही क्षण वो औरत और वो सारे नवजात बच्चे उसके ठीक सामने एक हाथ के फासले पर उस बैल्कनी में खड़े खिलखिलाकर हंस रहे थे। गोविंद की आवाज उसके गले में अटक गई। उसे लगा जैसे कोई उसकी छाती पर आ बैठा है। तभी वो औरत अपनी भर्राई आवाज में बोली, पहचान बदल कर आया है शहर में। क्या लिखा था तूने आखिरी चिट्ठी के जवाब में? किसी और का पाप मेरे मत्थे मढ़ रही है छिनाल। देख देख, इन बच्चों में 4 तो तेरे ही हैं और 5वां मेरे अंदर। और उन बच्चों में से 4 अपनी अब डरावनी आवाज में पिताजी पिताजी कहकर उसके पैरों से लिपट गए। और एक झटके से वो औरत गोविंद में मानो घुस गई। देर से उसके गले में अटकी चीख आखिर निकल पड़ी। कामना कामना लौट आई। उसके डरावनी चीखें सुन किशोर झटके से उठा। डर के मारे उसी वक्त दोनों घर से निकलकर दौड़ते दौड़ते बाहर सड़क पर आ गए। गोविंद दाएं भागा और किशोर बाएं। सुबह होने तक किशोर बाहर सड़कों पर भटकता रहा। सुबह होते ही वह तेज कदमों से घर पहुंचा और अपने कपड़ों का बैग उठाकर भाग गया। उसने फैसला कर लिया कि अब यहां लौटकर नहीं आएगा। सेविंग खत्म हो तो हो, कहीं और मकान देखेगा और तब तक किसी होटल में रहेगा। उसने एक होटल में कमरा लिया। डर से उसकी हालत बुरी थी। भय की थकान ने उसके बदन को तोड़ दिया था। बिस्तर पर पड़ते ही उसे गहरी नींद आ गई। तभी सपने में उसे दिखाई दी कामना, उन्हीं शिशुओं से घिरी हुई, और बोली, किशोर, तू तो वो कड़ी साबित हुआ है जिसने मेरे सुशील से मुझे मिला दिया। क्यों किसी की गुलामी करने के लिए नौकरी ढूंढता है? जो जी में आए वही कर। जो काम चाहेगा वही तुझे फलेगा। जा, ये मेरा तुझे वरदान है। ये जो किशोर है, जो कि एक बदला हुआ नाम है उस व्यक्ति का जिनकी यह कहानी है। इस घटना के लगभग 1 साल बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, जो उनको बहुत फला फूला, और आज भी इस व्यापार से उनकी
अच्छी खासी आमदनी है। वर्तमान में उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर वो पैरानॉर्मल कंटेंट डालते हैं, और कमाल की बात यह है कि इस चैनल से भी उनकी अच्छी खासी आमदनी है। पर इस कहानी का एक हिस्सा अभी बाकी है, जो है सुशील उर्फ गोविंद। उस रात वह जाने विपरीत दिशा में भागकर कहाँ गया था। वह चिट्ठी के लिफाफे पर लिखी लिखाई को पहचानता था कि यह कामना की है। उसे नहीं पता था कि कामना कब की मर चुकी है। उसे लगता था कि वह अब भी वहीं रहती होगी। उसे लगा था कि उससे सारा मसला साफ कर वह शाम की या अगले दिन की ही ट्रेन से वापस लौट आएगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उस रात जब वो दोनों भागे थे, उसके लगभग 15 दिन बाद एक पागल उस मोहल्ले में भटकता दिखाई देने लगा, और वो जबरन अब कामना के उसी खंडहर घर में पड़ा रहता था। पहचान बदलकर आने का उसका दांव उसी पर उल्टा पड़ गया। इस मोहल्ले के 2 बुजुर्ग उसे थोड़ा सा जानते हैं, वो भी असली नाम सुशील से नहीं बल्कि गोविंद के नाम से। अब यह सुशील उर्फ गोविंद सिर्फ खाने पीने की तलाश में उस खंडहर से बाहर निकलता है, और उसके दोनों हाथ उसके पेट पर होते हैं। वह कामना को अपने जीवन और घर में स्थान नहीं दे सका, लेकिन कामना अब उसके शरीर में अपना स्थान ले चुकी है। वो कामना जो अब एक जोखिनी है।